हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर फ्रेंडली स्टडी हब। आई एम आराधी एंड ये हम लास्ट यूनिट फ्रॉम MES 011 कवर कर रहे हैं। अभी तक यूनिट 12 तक सब कुछ कवर है। यूनिट 13 का जो पार्ट 1 है, तो वहाँ पे हम डिस्कस किए थे मीनिंग एंड थ्योरीज ऑफ ट्रूथ तक। तो बेसिक इससे फाउंडेशन हम अभी क्रिएट कर रहे हैं माइंड में, एंड देन आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स। तो पहले आप वो वाला वीडियो देख लो ताकि कंटिन्यूटी में आपको 13.5 एंड 13.6 भी समझ में आ जाए। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम 13.5। I'll give you some good examples so that आपके दिमाग में वो चीज़ें रह जाएं। प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे भी लाइक बहुत से वीडियोस अपलोडेड है, एंड आई थिंक आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल होगा। एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आपको वहाँ से नोट्स भी मिल जाएंगे, एग्जाम में कैसे आंसर्स लिखने हैं, मॉडल आंसर्स, सब कुछ वहाँ से आपको प्रोवाइडेड है। तो हम चलते हैं आज के टॉपिक में। हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 13.5, जो कि है द नॉलेज गेटिंग प्रोसेस माइंड एज टाबुला रासा। तो टाबुला रासा किसका कॉन्सेप्ट है, कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि अभी अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो ये तो आपको बेसिक्स पता होना ही चाहिए। ठीक है। तो केविन हैरिस के अकॉर्डिंग एजुकेशन का मेन काम है सिलेक्ट करना कौन सा नॉलेज इंपॉर्टेंट है, एक्सेस प्रोवाइड करना उस तक, और इंश्योर करना कि वो सीखा जाए। नॉलेज कभी न्यूट्रल नहीं होता, वो हर सोसाइटी के वैल्यूज और कॉन्टेक्स्ट से इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि एंसेंट इंडिया में वेदास, मॉडर्न इंडिया में साइंस और टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो यहाँ पे हमें टाबुला रासा के बारे में मेंशन करना है कि इट इज अ क्लीन स्टेट ऑफ ब्लैंक tablet on which anything can be imprinted. Also, mind as a flowering state. The second approach to the knowledge getting process is based on the naive assumption that unlike the empiricist paradigm, the mind is already endowed with potentiality which through education can be converted into actuality. ठीक है। फिर जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी ऑफ पियाजे। According to Piaget, a celebrated psychologist cum philosopher, the organization of knowledge arises in the interaction between structured characteristics of the environment and the active imposition of order by the child. जैसे कि the source of organization is interaction and the nature of knowledge is construction. हम कोई नॉलेज को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? थ्रू इंटरेक्शन। अगर जब इंटरेक्ट करेंगे तो हम फिर नॉलेज को उसी हिसाब से ऑर्गेनाइज करेंगे, एंड फिर हम उसको कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ नॉलेज। नॉलेज के नेचर के ऊपर वो डिपेंड करता है। सो पियाजेस अप्रोच इज अ सिंथेसिस ऑफ द क्लीन स्टेट एंड फ्लावरिंग स्टेट अप्रोचेस एंड इज बेस्ड ऑन द principle used by organismic, that is biologists, to explain how living beings interact with the physical environment. Generation of knowledge. तो यहाँ पे हम केविन के बारे में डिस्कस कर लिए। केविन हैरिस ने 1979 में एजुकेशन को कैसे डिफाइन किया था, नॉलेज को कैसे डिफाइन किया था। सो नोइंग एंड इंटरप्रेटिंग द वर्ल्ड. If you just happen to reflect on the knowledge getting process, it is tacitly known that knowing the world or coming to know the world involves a subject, the knowing agent, and the object to be known. तो वर्ल्ड में क्या होता है, जो बोलता है कैसे बोलता है और किसको बोलता है। जो बोलता है वो है सब्जेक्ट, जिस मेथड से जो एजेंट होता है, जिस जरिए से बोलता है वो होता है एजेंट, एंड जिसको बोलता है वो होता है ऑब्जेक्ट, है ना। बट अ मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन इज टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट है उसमें कैसे रिलेशनशिप निकालना है, दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। बर्कली held that a thing is because it is being perceived. Esse est percipi, essence of a thing lies in its being perceived. On the other extreme of the classical idealist position are thinkers like Bergson and some other extreme materialists who take knowledge to be a processor or a product without a subject. एक मिनट, ज्यादा जूम हो गया क्या? नहीं, ठीक है। द एम्पिरिसिस्ट इंडक्टिविस्ट मॉडल, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये मॉडल कहता है रिपीटेड ऑब्जर्वेशन होता है, फिर हम चीज को जनरलाइज करते हैं, एंड देन नॉलेज वहां से निकलता है, मिलता है हमें। एग्जाम्पल जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम सब हीट होने पे एक्सपैंड करते हैं। तो कंक्लूजन, ऑल मेटल्स एक्सपैंड व्हेन हीटेड। सिंपल, राइट? बट फिलोसोफर पॉपर ने बोला इवन 1000 करेक्ट एग्जाम्पल्स कांट प्रूव यूनिवर्सल ट्रूथ। क्योंकि एक एक्सेप्शन मिला तो पूरा सिस्टम गिर गया। हम चाहे हजार लाइक एक्सपेरिमेंट्स क्यों ना कर ले, लेकिन अगर हमें वहां पे एक भी एक्सेप्शन मिल जाता है तो हम उसको जनरलाइज नहीं कर सकते, वहां पे एक एक्सेप्शन आ ही जाता है। यहाँ पे भी बेसिकली वही बात की गई है 1000 केसेस के बारे में, पॉपर ने बोला है। फिर थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, काफी बड़ा हो गया है। देन है थियरी एंड कंसेप्ट्स प्रीसीड इन्वेस्टिगेशन।
ये थोड़ा डीप है। नॉलेज जनरेट करने के लिए थ्योरी पहले आती है, ऑब्जर्वेशन कभी न्यूट्रल नहीं होती। एग्जाम्पल, अगर आप खेत में लोग गिन रहे हो, पहले डिसाइड करना पड़ेगा ह्यूमन कौन है, बेबी भी काउंट होगा क्या। मतलब हर ऑब्जर्वेशन एक थ्योरी से कलर्ड होती है। इसीलिए साइंटिफिक रिसर्च में ब्लाइंड और डबल ब्लाइंड मेथड्स यूज होते हैं, बायस कम करने के लिए। अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से होगा तो उसको पता होगा कि ब्लाइंड एंड डबल मेथड्स क्या होते हैं। गेनिंग एंड ऑर्डरिंग डाटा, तो यहाँ पे वही है कि जो मेथडोलॉजी कैसे इन्वेस्टिगेशन को अफेक्ट करता है, क्या क्या थ्योरीज होते हैं नॉलेज एक्वायरिंग के, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ये टॉपिक एक्चुअली में है समझने के लिए, अगर समझ जाओगे तो लिख लोगे। यहाँ पे वैसे कुछ ज़्यादा याद करने वाली चीज़ है नहीं, ट्राई करना इस पीडीएफ को खुद से बहुत इन डेप्थ में पढ़ने के लिए। गेनिंग एंड ऑर्डरिंग डाटा, नॉलेज हम डायरेक्टली वर्ल्ड से नहीं लेते, वो फिल्टर्स के थ्रू आते हैं। नॉलेज, प्री कंसेप्शन, लैंग्वेज, सोशल प्रेशर, प्रेजुडाइज, मेंटल सेट, ठीक है, ये जो है फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म्स। We do not deny the fact that all knowledge of the world that exists begins with sensory experience, but we shall so that there are filtration mechanisms uh, which operate in such a way that what is sensed and what is known could be two completely different things. In this discussion, sensation refers to activation of sense organs, sound waves striking the eardrum, retinal stimulations, etc., while perceptions refer to cerebral interpretation of sensation. The filtration mechanism का मतलब वही है that operate in such a way that what is sensed and what is known could be two completely different things. जो चीज हम सेंस कर रहे हैं और जो एक्चुअली में हो रहा है, दोनों अलग हो सकते हैं। जो एक है ना मूवी का डायलॉग, जो दिखता है वो नहीं होता है, जो होता है वो नहीं दिखता है, वही कंसेप्ट है यहाँ पे। सो सेंसेशन रेफर्स टू एक्टिवेशन ऑफ सेंस ऑर्गन। जैसे कि आपके कान के पास कोई आके बहुत तेजी से ड्रम बजाने लगे, तो आपको सेंसेशन होगा, बट परसेप्शन दैट इज रिलेटेड टू आवर, दैट इज कनेक्टेड टू आवर ब्रेन। एग्जाम्पल, एक ही मूवी देख लो, अगर लोग अलग ओपिनियंस बनाते हैं क्योंकि हर किसी का फिल्टर अलग है। फ्रॉड कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म्स जैसे रिप्रेशन और प्रोजेक्शन हमारे ट्रूथ को डिस्टॉर्ट करते हैं। और अनाइस नीन ने बोला था, वी डोंट सी थिंग्स एज दे आर, वी सी देम एज वी आर, है ना, कि जो चीज जैसे है हम उसको वैसे नहीं देखते, हम जैसे है उस चीज को हम वैसे देखते हैं। सी, दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू फिलोसफी, एंड फिलोसफी बहुत लाइक डिपेंड्स, बहुत सब्जेक्टिव है, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। तो हर किसी का अलग अलग फिलोसफी है, उसमें लाइक कंट्रास्ट होते हैं, सिमिलैरिटीज होते हैं, तो उस चीज को हमें यहाँ पे समझना है। और इस टॉपिक में उसी चीज को ही एक्सप्लेन किया गया है। एक्चुअली बहुत ही बड़ा टॉपिक है एंड बहुत ही वास्ट है, जितना पढ़ोगे उतना ही आपके दिमाग में चीज़ें आएगी। तो मैं आपके लिए शॉर्ट में लाइक बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाऊंगी एक वीडियो। So in essence, from the examples given above regarding the notion of prejudice, 2 points can be taken. Prejudice enables us to perceive more than we see, and it is instrumental in producing selective noticing. Social pressures like prejudice influences our knowledge of the world. It is commonly observed that certain people tend to go along with the majority and to accept things uh, that are generally agreed on, or that are supported by famous authorities. तो यहाँ पे अभी जो मैंने टर्म्स बोले जैसे कि नॉलेज, प्री कंसेप्शन, लैंग्वेज, सोशल प्रेशर, प्रिजुडाइज, मेंटल सेट, ये जो 6 फिल्टर्स है, इसी फिल्टर के थ्रू हम वर्ल्ड से नॉलेज लेते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, ठीक है। तो नॉलेज एक सोशल और साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन है, हम समझ गए होंगे अच्छे से कि ये यहाँ पे तो हम समझे फिलोसॉफिकल कैसे है, सोशल हम पहले समझे थे, साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन भी है, क्योंकि इन्हीं ये फिल्टर्स कब हमें रियलाइज होते हैं, साइकोलॉजिकली ही हमें रियलाइज होते हैं। ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल है पर लिमिटेड है, इसीलिए एजुकेशन का काम सिर्फ फैक्ट्स देना है, पर क्रिटिकल थिंकिंग और इवैल्यूएशन सिखाना है। सिर्फ फैक्ट्स तो हमें कहीं से भी मिल जाएगा, अगर हम ये जो पैराग्राफ है अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लेंगे तो हमें बहुत से फैक्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन जब तक हम इस चीज़ को समझते नहीं है तब तक हम क्रिटिकली उस चीज़ को कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे समझने को ट्राई करेंगे, कैसे इवेलुएट करेंगे कि ये फिलोसॉफी क्या कह रही है, इसका क्या मतलब है, इसको हम कैसे रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। एक टीचर का गोल होना चाहिए स्टूडेंट को रेडीमेड आंसर्स नहीं, बेटर क्वेश्चंस देना, ताकि वो स्टूडेंट खुद के ऊपर काम कर सके, वो सेल्फ एनालाइज करे, क्रिटिकली एनालाइज करे, ब्रेनस्टॉर्म कर सके।
जैसे NEP 2020 में फोकस है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग पे। स्टूडेंट्स खुद एक्सप्लोर करें, ऑब्जर्व करें और अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करें। सो नेक्स्ट टाइम जब आप एग्जाम में लिख रहे हो, सिर्फ रट्टा नहीं मारना, समझना कैसे और क्यों कुछ ट्रू है, क्यों कुछ फॉल्स है। दैट इज नॉलेज जनरेशन इन रियल लाइफ। इसीलिए आई थॉट कि पहले ये PDF समझ लेते हैं कि मोटी मोटी बातें जो भी है हमारे दिमाग में बैठ जाए, एंड फिर हम लाइक क्वेश्चंस के थ्रू इस चैप्टर को समझेंगे। दोस्तों, आप अभी तो अब समझ गए होंगे कि एजुकेशन सिर्फ देना नहीं होता है, एजुकेशन बनाना होता है, फिर उसको ट्रांसमिट करना होता है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि योर फ्रेंडली स्टडी हब एकदम फ्री है। यहाँ पे हम सिर्फ सिलेबस नहीं समझते, यहाँ पे हम कंसेप्ट समझते हैं। जैसे अभी इस PDF को समझने को ट्राई करें, और हाँ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, जो कि है MES 012। टिल देन स्टे क्यूरियस, स्टे काइंड, और याद रखो नॉलेज तभी वैल्यूएबल है जब वो बदलने की हिम्मत दे। ऑल्सो MES 011 का कंप्लीट प्लेलिस्ट, मैं बार बार कह रही हूँ, कंप्लीट प्लेलिस्ट चैनल पे अवेलेबल है। अभी से देख लो, अगर 3 घंटे भी बैठ के देख लोगे तो पूरा आपका MES 011 कवर हो जाएगा। एक बार कवर कर लिए तो जस्ट लेट मी नो, सो दैट मैं जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, PYQs है फ्रॉम द लास्ट 5 और 10 years, एंड द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो कि आपके दिसंबर या फिर जून के एग्जाम में आने वाले हैं, हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे, एंड वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए आए हो, नए लाइक न्यू मेंबर्स हो, आप वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो। कीप सपोर्टिंग मी सो दैट मैं भी आपके लिए ऐसे वीडियोस बना सकूं, एंड आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो। और अगर आपके कोई फीडबैक से, आप मुझे बता सकते हो। ट्राई टू गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स। don't give negative feedbacks to anyone. Try to give constructive feedback so that I can work on myself, and I'll try to improve myself. मैं ऐसा कभी कुछ नहीं है कि मैं इम्प्रूव नहीं करूँगी। आपको अगर कुछ भी चीज़ में हेल्प चाहिए हो तो डायरेक्टली मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस टॉपिक पे डाउट है या फिर इस पे बेटर वीडियोस बन सकता है, तो आई ट्राई कि मैं आपको हेल्प करूँगी। टिल देन, stay happy, stay curious. Thank you so much.